दोस्तों नमस्कार। तीन बातों पे नजर रखिएगा। अमेरिका के साथ क्या वाकई ट्रेड डील कंटिन्यू करेगी या ये टूट जाएगी? इजराइल के साथ डिफेंस डील बहुत छोटी होगी या फिर बहुत ज्यादा बड़ी होगी और स्ट्रेटेजिक तौर पर भारत इजराइल के और करीब आ जाएगा? और तीसरी परिस्थिति है कि मोदी कैबिनेट में क्या वाकई फेरबदल होने की परिस्थितियां बन रही है और बनने लगी है, क्योंकि सरकार के कई मंत्रालयों के भीतर मंत्रियों की मौजूदगी ने सरकार को कई मुद्दों पर फंसा दिया। आपके जहन में तुरंत पर्यावरण मंत्रालय आ सकता है, एजुकेशन मिनिस्ट्री आ सकती है, लेकिन इन बातों पर नजर जरूर रखिए। लेकिन स्थितियां हमने कहा इतनी जटिल हो चुकी है कि अब एक हकीकत प्रधानमंत्री मोदी भी जान चुके हैं। जिस तरीके से अभी तक राहुल गांधी इस हकीकत को धीरे धीरे समझ पाए कि बीजेपी को निशाने पर लेना या संघ को निशाने पर लेने का कोई बहुत मतलब है नहीं, सीधे प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लेना होगा। इसीलिए उन्होंने कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री कहने में कोई हिचक दिखाई नहीं। और इसके ठीक उलट अब प्रधानमंत्री मोदी भी समझ गए कि क्यों इंडिया गठबंधन का भी जिक्र किया जाए या विपक्ष की दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र किया जाए या फिर व्यापक तौर पर कांग्रेस का भी जिक्र उसी रूप में किया जाए जहां सीधे गांधी परिवार निशाने पर हो। यानी राहुल गांधी जान चुके हैं निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी को लेना है। तो लोकसभा जब चल रही थी उस वक्त जो कुछ राहुल गांधी ने कहा और लोकसभा के बाद की परिस्थितियों में जो कुछ प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी को लेकर कह रहे हैं, वो दरअसल आज उस पराकाष्ठा पर पहुंच ही गया जिसका अनुमान बड़े बड़े राजनीतिक पंडित लगा नहीं पा रहे थे कि स्थिति ऐसी भी हो जाएगी क्या। आज ये सवाल इसलिए क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को लेकर जो तीन बातों का जिक्र किया वो शायद बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी भाषा कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है और भाषा के साथ कौन निशाने पर है यह भी महत्वपूर्ण है। आप कह सकते हैं कि सोते जागते अब प्रधानमंत्री को राहुल गांधी नजर आने लगे हैं। इसीलिए उनकी बातों का पूरा लब्बो लुबाब राहुल गांधी को घेरता है और वो जिस शक्ल में घेरता है वो भारत की राजनीति के भीतर अब कांग्रेस से अलग होकर राहुल गांधी और विपक्ष से हटकर कांग्रेस का परीक्षण नए तरीके से शुरू हो चुका है। क्या इसकी कल्पना की जा सकती थी इससे पहले कि बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, ममता बनर्जी बीजेपी के निशाने पर है, लेकिन भरी रैली में प्रधानमंत्री मोदी टीएमसी को अच्छा बताएं, कांग्रेस को बुरा बताएं? क्या यह संभव था पहले? चुनाव एक महीने के बाद ही पश्चिम बंगाल में है। दूसरी परिस्थिति है, क्या कांग्रेस को लेकर इससे पहले कभी प्रधानमंत्री मोदी ने यह खुलकर कहा कि कांग्रेस नंगई पे उतर आई है, वह तो पहले से नंगी थी। इन शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है आपको ठीक नहीं लगे, लेकिन हमने कहा ना कि इस वक्त राजनीतिक टकराव पराकाष्ठा पर है। आमने सामने की परिस्थिति में हर किसी ने खोज लिया है कि अब उसके निशाने पर कौन होगा। यानी पॉलिटिकल पार्टी और विचारधारा, ये दोनों परिस्थितियों को अब माइनस कर दीजिए। नेता का चेहरा वही विचारधारा है, नेता का चेहरा वही पॉलिटिकल पार्टी है, इससे हटकर कुछ भी नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी जिन बातों का जिक्र कॉम्प्रोमाइज को लेकर कर रहे थे उसका एक असर तो हुआ है। असर यह हो गया कि जो बैठक अगले हफ्ते ट्रेड अधिकारियों की होनी थी अमेरिका के साथ वो टल गई। वहां से एक ईमेल आया, यहां से जवाब ईमेल का नहीं दिया गया। यानी जो बैठक होनी थी अब कहा जा रहा है कि उसका आकलन होगा, एनालिसिस होगा, उसका परीक्षण होगा और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट अमेरिका ने जो जिस तरीके से ट्रंप के टैरिफ पर रोक लगाई है और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो 15% टैरिफ एक बेसिक तौर पर पूरी दुनिया पर लगा दी है, उसको नए परिप्रेक्ष्य में कैसे देखा जाए। और अमेरिकी राष्ट्रपति जब यह कह रहे हैं कि भारत के साथ तो पुराने ट्रेड डील ही रहेगी,
लेकिन भारत अब इसे मानने को क्या तैयार नहीं है, इसीलिए उसने बैठक टाल दी। या फिर इस ट्रेड डील के जरिए राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री को घेरा, उसके बाद प्रधानमंत्री को भी लगने लगा कि राष्ट्रीय तौर पर इस देश का छोटा बड़ा व्यापारी हो, बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हो या एमएसएमई हो, बड़े एक्सपोर्ट या इंपोर्टर्स हो, इस देश के भीतर बड़ी तादाद में एक्सपोर्टर्स के साथ रोजगार करने वालों की तादाद हो, जहां पर रोजगार लगातार कम हो रहा है, इस देश के भीतर टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या डायमंड इंडस्ट्री हो, तमाम जगहों पर अगर मुश्किल हालात आ गए तो इसमें कुछ दिनों के बाद तो राहुल गांधी के बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर राहुल गांधी की बातों को अगर इस वक्त लगातार वो कहते रहे तो फिर वह एक अस्थाई लकीर बन जाएगी कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए। तो अब निशाना सीधे तौर पर प्रधानमंत्री भी लेने से चूक नहीं रहे हैं। अब आप सोचिए पहला निशाना कहां लगेगा? पहला निशाना लगेगा गांधी परिवार पर। वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें प्रियंका गांधी लोकसभा में है? वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें सोनिया गांधी लोक राज्यसभा में है? यानी पार्लियामेंट के भीतर बहन और मां को भेजकर कौन सी राजनीति साधी जा रही है? क्या इसके जरिए प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल जाएगी? ये शब्द प्रधानमंत्री के हैं। यानी यहां आपको आश्चर्य होना चाहिए, इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि इस वक्त लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर मिला लीजिएगा तो बीजेपी के तकरीबन 109 सांसद ऐसे हैं जिनके अपनी राजनीतिक जमीन उनके द्वारा नहीं बनाई गई, बल्कि विरासत की राजनीतिक जमीन को वह आगे बढ़ा रहे हैं। आप कह सकते हैं वो वहां पर लायक हैं, इसीलिए तो संसद या राज्यसभा में यानी लोकसभा या राज्यसभा में है। लेकिन बड़ी तादाद इस वक्त बीजेपी के भीतर है जो इससे पहले नहीं हुआ करती थी, इस वक्त है। वो बात सुन के ही शुरू की जाए। महिलाओं एमपीओ को भेज करके सीट पर कब्जा करने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो। और माताओं बहनों को इस प्रकार से आगे करने की क्या मजबूरी है आपकी? क्या इतने खोखले हो गए हो आप लोग? यह पहली बार है जब लोकसभा और राज्यसभा में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर राहुल गांधी को निशाने पर लेने से प्रधानमंत्री मोदी चूके नहीं, क्योंकि राहुल गांधी ने भी उस नब्ज को दबाया जिस नब्ज के आश्रय प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि भारत के भीतर अपने वोटरों के बीच बनाकर रखी, या फिर बनाए रखने के लिए उन्होंने दुनिया भर की यात्राएं की। और उसके बाद जो कुछ भी इस देश में मीडिया के जरिए परोसा गया, सरकार के जरिए बताया गया, वो सब इस रूप में बतलाता रहा कि दरअसल प्रधानमंत्री मोदी एक अंतर्राष्ट्रीय नेता के तौर पर पहचान पा चुके हैं और दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में उनकी शुमारी है। लेकिन फिर जब ट्रेड डील की प्रक्रिया शुरू होती है तो उसमें ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी नहीं, भारत का बाजार, भारत की पूंजी, भारत का कॉरपोरेट और भारत के भीतर सस्ते तौर पर मजदूरों की उपलब्धि, भारत के भीतर रोजगार का कम होना और रोजगार के कम होने के बाद सस्ते में मजदूर का पलायन कर जाना दुनिया के दूसरे देशों में, उस कतार में रशिया भी और इजराइल भी आकर खड़ा हो गया जो इससे पहले सिर्फ अरब कंट्रीज में जाते थे मजदूरी के लिए। यानी एक नई परिस्थिति में भारत आकर खड़ा हो चला है। भारत की अंदरूनी हकीकत पर हमला सुप्रीम कोर्ट ने भी किया। रेवड़ियां बांटकर आप कैसे करेंगे इस देश को? तो आप किसी भी काम को नहीं करने देने की परिस्थितियों को पैदा कर रहे हैं। यानी अलग अलग खांचे में इस देश की आर्थिक, सामाजिक और इस देश के भीतर रोजगार और उत्पादन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेकर अगर आप कोर सेक्टर तक की परिस्थितियों को परखेंगे और इस देश के भीतर बैंकों की स्थिति को अगर टटोलेंगे और उसके ठीक समानांतर इस देश में दिवालिया होती कंपनियों को बचाने के लिए या उनके पैसे के बंदरबाट के लिए जो आईबीसी बनाया गया, जो बैंकरप्सी कोड है, उसके मार्फत जब परिस्थिति को आप टटोलना शुरू करेंगे तो दो सवाल आपके जहन में रेंगने लगेंगे। पहला सवाल तो यह होगा,
इस दौर में भारत ने इतना कर्ज क्यों ले लिया? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से उठाया गया कर्ज एक हिस्टोरिक लकीर तक पहुंच गया है, जिसको रेड लाइन कहने से आईएमएफ कतराता नहीं है। और बीते 10-11 वर्षों में जितना कर्ज लिया गया, ऐसा तो कभी लिया नहीं गया था। दूसरी बात, जो बैंकिंग प्रणाली है पूरी की पूरी, उसमें एक झटके में अगर आप 2014 की तुलना करते हुए मौजूदा वक्त में आएंगे तो 25% नौकरियां जा चुकी हैं, कम हो गई। अगर आप गवर्नमेंट के दायरे में आएंगे तो वहां पर अब परमानेंट नौकरी नहीं होती है, जिसके जरिए एक सोशल सिक्योरिटी का जिक्र भी होता था। अब हर कोई 11 महीने, 3 साल या 5 साल यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चीजें अब सरकार भी अपने कामकाज के लिए चलाती है, क्योंकि उसे पता है आज नहीं कल अगर परिस्थितियां डगमगाई आर्थिक तौर पर, तो जो हमले उस पर होंगे उससे बचने का उपाय यही है कि जो नौकरियां दी जा रही है उसको कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में तब्दील कर दिया जाए। और तीसरी परिस्थिति, इस देश के भीतर जो कुछ भी मौजूद है उससे हटकर अगर सब कुछ इंपोर्ट पर लाकर खड़ा कर दिया जाए, वो चाहे कोयला हो, चाहे बिजली हो, चाहे इस देश के किसानों द्वारा उपजाने वाला अनाज ही क्यों ना हो। एक ऐसी परिस्थिति आ गई जहां पर बाहर से आने वाला माल आपको सस्ते में मिल जाए और देश के भीतर का प्रोडक्शन आपको कॉस्टली मिले, तो खरीदार तो सस्ता लेगा। इस परिस्थिति में लाकर चीजों को रख दिया गया। अब सवाल है कि जब आप इस मुद्दे को चर्चा करना शुरू करेंगे तो आप 91 की एक लकीर खींचेंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म की शुरुआत कब, कैसे, किस रूप में हुई और उसके बाद देश की परिस्थिति कैसे बदली, जो आप मनमोहन सिंह के कालखंड तक आएंगे। अब उस पूरी प्रक्रिया में आप कांग्रेस का जिक्र कर रहे होंगे, तो फिर अगर दिन रात निगाहों और निशाने पर राहुल गांधी है, क्योंकि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम कहा, तो फिर कांग्रेस दिवालिया है, कांग्रेस दरिद्र है, कांग्रेस, हम क्यों बोले शब्द, उन्हीं के जुबान से उन्हीं के शब्द सुन लीजिए जिन बातों का जिक्र उन्होंने एक नए तरीके से, एक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन आप कह सकते हैं, या फिर कांग्रेस को लेकर आप पुरानी आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों को नहीं देखें बल्कि नई परिस्थिति में कांग्रेस को देखना शुरू कर दें, इसीलिए यह कहा गया। साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? दरअसल यहां पर मौजूदा उस राजनीति को समझना होगा जो चुनाव पर टिकी हुई है, क्योंकि 2014-2019 में बीजेपी बहुमत के साथ खड़ी थी, अपने बूते वो सरकार बना सकती थी, लेकिन 2024 में परिस्थितियां डगमगा गई। डगमगाई हुई परिस्थिति में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, उसे अपने सहयोगियों का साथ लेना पड़ गया। तो सहयोगियों की जरूरत के बगैर, यानी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर हट जाएं, तो एक झटके में बीजेपी डगमगा जाएगी, भरभरा जाएगी। तो सहयोगियों के साथ के आश्रय कांग्रेस ने एक राजनीतिक प्रयोग इंडिया गठबंधन को लेकर किया। यह अलग मसला है कि चुनावी जीत हुई या नहीं हुई, लेकिन 2024 में 2 मैसेज तो बहुत खुलकर सामने आ गए। पहला मैसेज था कि जो छत्रप कांग्रेस के साथ खड़े थे, उन छत्रपों को लाभालाभ हुआ। कांग्रेस को भी लाभ हुआ, लेकिन छत्रपों को भी लाभ हुआ। उसमें आप जिक्र आरजेडी का भी कर सकते हैं, बड़ा जिक्र आप समाजवादी पार्टी का कर सकते हैं, और उसके बाद महाराष्ट्र के भीतर शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की और जो एनसीपी है उसका भी जिक्र कर सकते हैं। हालांकि डीएमके का भी जिक्र यहां हो सकता है, लेकिन बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के भीतर से सांसदों का निकला जो कि छत्रपों की भूमिका में थे। तो छत्रपों की भूमिका में ममता बनर्जी अपने तौर पर हमेशा जरूर खड़ी रही, लेकिन ममता बनर्जी बीजेपी से लड़ाई लड़ रही है, यह भी एक सच है।
लेफ्ट से लड़ते लड़ते वो बीजेपी की दिशा में आ गई, क्योंकि विपक्ष की पूरी राजनीतिक जमीन बीजेपी के पास आ गई। तो ऐसे में कांग्रेस को अब किसी भी हालत में अगर अलग थलग नहीं किया, क्योंकि 2014-2019 यहां पर कांग्रेस की स्थिति बहुत नाजुक थी, लेकिन 2024 के चुनाव में कांग्रेस लगभग दुगनी सीटों को पा गई, 50 से 100 पे पहुंच गई। यह एक पॉलिटिकल मैसेज है अंदरूनी तौर पर कि आने वाले वक्त में परिस्थितियां और नाजुक होगी। यह देश भी एक वक्त तक कितने नेताओं को देखेगा या फिर एक नेता को कितने दिनों तक देखेगा, एक मोनोटोनस सी परिस्थिति आ जाएगी। क्योंकि देश के भीतर का डेवलपमेंट हो, देश के भीतर का सामाजिक सांस्कृतिक माहौल हो, देश के भीतर लोगों को मिलने वाला सोशल सिक्योरिटी का मसला हो, देश के भीतर रोजगार का मसला हो, देश के भीतर कॉरपोरेट और बिजनेसमैन का मसला हो, जो अपने तौर पर बिना हफ्ता दिए अपनी राजनीति साध ही नहीं सकते। वो हफ्ता एक वक्त में इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए था, बाद में ईडी और सीबीआई के जरिए हुआ, और उसके आगे बात बढ़ते बढ़ते आज की तारीख में जो पूरी की पूरी टैक्स प्रणाली और कॉरपोरेट को किस दिशा में ले जाना, यह सत्ता सरकार तय करती है। कॉरपोरेट अपने तौर पर सोच ले कि वह उस फील्ड में जाएगा, वो नहीं सोच सकता है। तो मामला क्या हुआ? बड़ा मामला यह हुआ कि अब कांग्रेस को अलग थलग करने के लिए कांग्रेस के साथ खड़े वो राजनीतिक दल जो बीजेपी का ही विरोध करते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ममता बनर्जी की पार्टी का सपोर्ट करने लग जाए? देखिए क्या शानदार पार्टी है। क्या यह संभव है कि वह नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला की पार्टी का समर्थन करने लग जाए? बोले क्या शानदार पार्टी है। खुले तौर पर मायावती का समर्थन करते हुए नजर आई। इस तमाम बातों का जिक्र सिर्फ इसलिए क्योंकि यह पहली बार है इंडिया गठबंधन बनने के बाद कांग्रेस से हटकर इन राजनीतिक दलों का देखने का नजरिया प्राइम मिनिस्टर मोदी का इसलिए बदल गया क्योंकि राहुल गांधी ने निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम कहकर लिया, और कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के तहत था जिसका असर इस देश की अंदरूनी और घरेलू राजनीति पर पड़ने लगा। इसीलिए अब एक मोटी लकीर खींचनी होगी, तो उन्होंने इस तरीके से खींचने की शुरुआत की। और देखिए दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। वैसे यहां इस हकीकत को तो जान लेना चाहिए, सत्ता पक्ष में जो बात प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं वही पत्थर की लकीर पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पर न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि उनके सहयोगी दलों के लिए भी वही लकीर मापदंड बन जाती है। और विपक्ष में जिस बात का जिक्र राहुल गांधी करते हैं, कमोवेश वही बात न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि बीजेपी का विरोध करने वाले विपक्ष की तमाम राजनीतिक दलों के लिए वही पत्थर की लकीर सी बन जाती है। यानी जिस मुद्दे को राहुल गांधी उठाएं, जिस मुद्दे को प्रधानमंत्री मोदी उठाएं, लड़ाई बहुत सीधी और साफ इस देश के भीतर अब नजर आने लगी है। और दोनों नेता जानते हैं कि दरअसल असल तोता वही है जिसमें पूरे विपक्ष की जान बचती है, जिसमें पूरी सत्ता की जान बचती है। तो इन दो चेहरों के आश्रय जो अपने अपने तौर पर नायक भी हैं और एक दूसरे के लिए खलनायक भी हैं, इस राजनीति को साधने के लिए जिस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी अब बढ़े हैं उनके जहन में बहुत साफ है। जब राहुल गांधी का जिक्र होगा तो वहां साथ में अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, इनका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। जहां कांग्रेस का जिक्र होगा वहां इनकी पॉलिटिकल पार्टीज, वो समाजवादी पार्टी हो, वो डीएमके हो, वो टीएमसी हो, वो एनसीपी हो, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन सब का जिक्र मत कीजिए। निगाहों को साफ रखिए कि लड़ाई कहां पर है और किसे साधना है। दूसरी परिस्थिति यहीं से निकलती है जो चौंकाने वाली ज्यादा है। आज नहीं कल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को भी तो यह एहसास हो सकता है कि इस देश की राजनीति अगर पलट रही है, उस पलटती हुई राजनीति में कहीं वो अपना अस्तित्व खोजने ना निकल जाएं। अभी तो सब कुछ ठीक है, सुनहरा मौसम है, लेकिन जब राज्यों के विधानसभा होंगे तब क्या होगा?
तो उस परिस्थिति में नए प्लेयर्स बीजेपी को चाहिए होंगे, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर सांसदों के लिहाज से मौजूद है और अभी लगता नहीं है कि वो खत्म हो जाएगी। तत्काल की परिस्थिति में उसकी मौजूदगी है, जो एक नेता के इर्द गिर्द चीजें ताना बाना बुनी जा रही है। यानी एक दूसरा प्रोसेस निकलता है यहां पर। उस चेहरे के आश्रय अगर समूची देश की राजनीति चल रही है तो उस चेहरे को क्यों बदला जाए और उस चेहरे को बदल दिया जाए, यह बहस तेज होगी या कमजोर होगी। दोनों परिस्थिति बड़ी मायने रखती है, क्योंकि इन सब के बीच अगला सवाल है, इस देश के भीतर जो पर्यावरण मंत्रालय ने बंटाधार किया अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अरावली की पहाड़ियों को लेकर, जो इस देश के भीतर में जाति समीकरणों की राजनीति को साधने वाले बीजेपी के लिहाज से यूजीसी जो सामने आ गया, उसने भी बंटाधार किया। इस देश के भीतर में कम्युनिकेशन को लेकर और एआई के फील्ड में जो गिलगोटिया के जरिए हो गया, उसने भी बंटाधार किया। इस देश के भीतर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जिस कैबिनेट मिनिस्टर का नाम खुले तौर पर एप्स्टीन फाइल में निकल कर आया, बंटाधार वहां भी हो गया। तो क्या एक नई परिस्थिति बनाई जाए, और उस नई परिस्थिति के बीच आपको जिक्र कई और मंत्रालयों का करना होगा। उसमें आप ध्यान दीजिए तो इस वक्त एविएशन मिनिस्टर भी निशाने पर हैं। खास तौर से अजीत पवार की मौत के बाद उनके भतीजे खुले तौर पर कह रहे हैं एविएशन मिनिस्टर का इस्तीफा लीजिए। वो तो अच्छा है कि वो बीजेपी के नहीं है, वो टीडीपी से आते हैं, उनके कोटे से मंत्री बने हैं। लेकिन बावजूद इसके अब स्थिति को संभालने के लिए अगर कांग्रेस निशाने पर है, राहुल गांधी दिन रात नजर आने लगे हैं, तो अगला सवाल यह भी है कि अब अपना घर कैसे ठीक करें। और अपना घर ठीक करने के लिए दो ही बातें हो सकती हैं। पहली बात, जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसमें कुछ मंत्रियों को नया बनाया जाए, कुछ को नया हटा दिया जाए, एक मैसेज जाए, क्योंकि इस देश के भीतर पहली बार किसी कैबिनेट मिनिस्टर की अपनी पहचान अपने मंत्रालय के जरिए तो बिल्कुल नहीं है। हर बड़े मुद्दे के आश्रय खोजना पड़ जाता है कि आखिर उस मंत्रालय का मंत्री है कौन, और वो सामने आता क्यों नहीं। उसको भी इंतजार रहता है कि पीएमओ से कोई हरी झंडी मिलेगी तो वो सामने आएगा। यानी ताकत पीएमओ में बसती है, यानी ताकत विपक्ष के नेता के इर्द गिर्द बसती और चलती है। इस राजनीति को साधते साधते बात दोबारा से उस कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम शब्द पर आकर टिकेगी, जहां पर अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील को लेकर अब सरकार के भीतर भी यह संशय है, क्या इस ट्रेड डील को इसी रूप में रखा जाए या ना रखा जाए। यहां पर कोई भी सवाल कर सकता है, तो क्या इनके हक में है चीजें जो ये सोच रहे हैं संभव भी है? शायद संभव नहीं है। बावजूद इसके, चूंकि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ नीति को खारिज कर दिया, तो ऐसे में अब इंडियन ट्रेड ऑफिशियल जो अपने यात्रा पर जाने वाला था, उसने यात्रा अमेरिका की पोस्टपोन कर दी। इस हफ्ते जो बातचीत होनी थी वो टल गई। यानी अब यात्रा तभी होगी जब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जिसका क्या प्रभाव आने वाले वक्त में पड़ेगा, अध्ययन, मूल्यांकन, इन बातों का जिक्र अधिकारियों के जरिए अमेरिका को दिया गया। लेकिन उसके भीतर का सच यह है कि इस ट्रेड डील के जरिए सरकार की तो नाक कटी है, और शायद इसीलिए अब उसे वो पटरी पर लाना चाहती है। लेकिन कैसे लाए? डोर कहां पर बंधी है, डोर कहां पर फंसी है? तो क्या इंतजार किया जाए वाकई कि अमेरिकी राष्ट्रपति कब कैसे कमजोर हो जाएंगे? और इसीलिए 26-27 तारीख को इजराइल की यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की है, और इजराइल एक मध्यस्थता की भूमिका में भारत और अमेरिका के बीच नहीं, प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच आकर खड़े हो सकते हैं क्या? इसलिए जरूरत है, और इसलिए वो हो सकते हैं क्योंकि इस पूरे इलाके में जो एशियाई कंट्रीज का इलाका है, जहां पर ईरान को लेकर घेराबंदी अमेरिका कर चुका है, इजराइल के जरिए उसने जो मैसेज अभी तक दिया है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की परिस्थितियों को देखते चले जाइए और इजराइल की ताकत बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गई यह भी समझिए। और आज की तारीख में भी व्हाइट हाउस में किसका जब से जबरदस्त स्वागत होता है, तो वो बेंजामिन नेतान्याहू है। मैसेज बहुत साफ है। फंसी हुई सरकार के सामने अब निकलने के रास्ते टटोलने के लिए कदम बढ़ाए जा रहे हैं, और निगाहों में सिर्फ एक ही चेहरा है, निशाने पर वही चेहरा है, और दिन रात
उसी दिशा में अब आने वाले वक्त में आपको सुनाई आवाजें देंगी। राहुल गांधी निशाने पर है। सपना अब उन्हीं का आता है, क्योंकि बाकी जगहों की परिस्थितियों से कोई दूसरा छत्रप तो बोल नहीं सकता है। हर छत्रप की कुंजी कहीं ना कहीं पीएमओ में तो रखी होगी। उस कुंजी को कौन कब कैसे कितना घुमाए, तो क्या कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम ने इस देश के छत्रपों को भी कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है क्या? यह सिर्फ एक सवाल है, लेकिन इस सवाल के भीतर की राजनीति का अनूठा सच यह है, पहली बार इस देश की पूरी राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय डील दो लोगों के विचारों के इर्द गिर्द आकर सिमट चुकी है। एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।